दोस्तों, मित्रों, भाइयों और बहनों, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, राम राम, नमस्ते। आपने आजकल एक तो गोदी मीडिया देख लिया जो रील लाइव दिखा रहा है, एक सोशल मीडिया देख लिया जो कहता है कि वो रियल लाइव दिखा रहा है। लेकिन आप और हम आज जो बात करने जा रहे हैं उसमें सबसे पहले हम अपनी हैसियत समझेंगे, अपनी भूमिका समझेंगे, अपनी पोजीशन समझेंगे और उसके बाद जितना शोर आपको अडानी के बारे में, मोदी के बारे में और बाकी मुद्दों पे सुनाई दे रहा है, पवन खेड़ा की गिरफ्तारी के बारे में होगा, वो जो है उसके बारे में हमें सबसे पहले अपनी पोजीशन को समझना, उसके संदर्भ में इन सब विषयों को समझेंगे। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, आप मैच्योर हैं और आपने अदालत का नाम सुना है। हर जिले में अदालत होती है, तहसील में अदालत होती है। जो आपके जिले की अदालत है उसके बाहर लिखा होता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। जब वही कोर्ट सिविल मैटर के अंदर कार्य कर रही होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहलाती है, और जब वो क्रिमिनल के अपराध के विषय में मुकदमा सुनती है, तय करती है, तो वो सेशंस कोर्ट होती है। कोर्ट कई लेवल पे है, तहसील कोर्ट है, जिला कोर्ट है, उसके बाद आपने हाई कोर्ट सुनी होगी, देखी भी हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट सुनी होगी, बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उसे देखा होगा। इन अदालतों के ऊपर एक और अदालत है, सबसे बड़ी अदालत, वो है जनता की अदालत, हम और आप। संविधान जो सबसे बड़ी अदालत है, वो भी सुप्रीम कोर्ट, वो संविधान के गर्भ से निकलती है। संविधान में ही सुप्रीम कोर्ट का कि सुप्रीम कोर्ट होगी, वो कैसी होगी, कितने जज होंगे, जजों की नियुक्ति कैसे होगी, उनको तनख्वाह क्या मिलेगी, उनके अधिकार क्या होंगे, ये सब संविधान में लिखा हुआ है। जैसे हमारी पार्लियामेंट भी संविधान के ही गर्भ से जन्म लेती है, तो संविधान सर्वोपरि हुआ। वो संविधान जो शुरू होता है वो होता है हम भारत के लोग, ये भारत के संविधान की उद्देशिका में लिखा हुआ है। तो जो सबसे बड़ी अदालत है वो अदालत है जनता की अदालत, हम भारत के लोगों की अदालत। इसमें आप जज हैं। जब आप सिविल कोर्ट में जाते, सिविल जुरिडिक्शन में जाते हैं, तो जैसे आप दो भाई हैं, मोहनलाल और आप श्यामलाल, तो आप दोनों में मकान के बंटवारे का मुकदमा है। तो जब आप इस मुकदमे को लेकर अदालत में जाएंगे तो ये मुकदमे की आवाज लगेगी मोहनलाल बनाम श्यामलाल, ये सिविल का मैटर होगा। लेकिन अगर उसी मकान के बंटवारे के दौरान कहासुनी में मोहनलाल ने आपका सर फोड़ दिया, तो फिर ये वहां पे जो आवाज लगेगी मुकदमे में, पुलिस आ जाएगी, फिर वो मुकदमा होगा, फिर वो अदालत जाएगा। तो अदालत में जो ये आवाज लगेगी ये होगी राज्य बनाम मोहनलाल, स्टेट वर्सेस मोहनलाल। तो बनाम जो है वर्सेस, ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ए वर्सेस बी। अब अगर इसमें एक से ज्यादा पार्टियां हैं एक ही साइड में तो आदि इत्यादि, और अगर इधर है पक्ष तो 1 2 3 4 एंड अनदर करके और उनके नाम आ जाते हैं। लेकिन बनाम एक ही रहेगा, ऐसा नहीं होगा ए बनाम बी बनाम सी बनाम डी बनाम ई बनाम, ऐसा नहीं होगा। तो आप सबसे बड़ी अदालत के जज हैं। इस चीज को ध्यान में रखते हुए आज की बात है एक अडानी मैटर वाली, क्योंकि इसमें काफी शोर मचा, काफी चर्चा में है, सरकार इसे दबाने के चक्कर में है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो जो इन जांच के लिए सहमत हो जाती है, वो सहमति के अंदर वो जो लिफाफा देती है जांचकर्ताओं के नाम के, वो खुफिया देती है। सुप्रीम कोर्ट उसे लेने से मना कर देती है और रिजेक्ट कर देती है और कहती है कि हम ही तय करेंगे कि कौन इसमें जांच करेगा। दूसरा मुद्दा पवन खेड़ा साहब का सुप्रीम कोर्ट वाला है कि उसने हाथ की हाथ सुनवाई करी और बेल दे दी। तो पहला वाला जो विषय है अडानी वाला, उसमें आप आजकल खूब सुन रहे होंगे कि पहले हिंडनबर्ग रिपोर्ट आई, 23 तारीख को ये आदमी दुनिया का सबसे
अमीर आदमियों की फहरिस्त में दूसरे या तीसरे नंबर पे था, और ये भी हमें विदेशी मैगजीन्स ही बताती थी कि कौन किस रैंकिंग पे चल रहा है। 24 तारीख को हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, और आज 25 तारीख को ये आदमी 27वें नंबर का रईस रह जाता है, और इसकी जो वर्थ है कंपनी की वो 19.5 लाख करोड़ से घटकर 7 लाख करोड़ के आसपास आ गई। और अभी ये उम्मीद की जा रही है कि ये भी और गिरेगा और करीबन 3-3.5 लाख करोड़ पे ये आके रुकेगा। इसके अंदर जितनी भी जांच हो रही है, रिपोर्ट हो रही है, जो भी कुछ आ रहा है, इन्वेस्टर्स पैसे वापस ले रहे हैं, बड़े इन्वेस्टर्स, जो इनके ऊपर कर्जा है जिसमें 20% भारत का कर्जा है, 80% विदेश का कर्जा है। तो इस सारे झगड़े के बीच में कि ऑस्ट्रेलिया भी इन्वॉल्व है, भाई साहब इनके बड़े हैं, साइप्रस की नागरिकता है, दुबई में रहते हैं, सिंगापुर से काम करते हैं, हांगकांग से काम करते हैं, इंटरनेशनल है विनोद जैन साहब। और गौतम जैन साहब, अडानी साहब तो उनका एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभालते हैं कि वो कंपनियों का चेहरा है। तो ये जो रिपोर्ट्स आ रही हैं जिनके ऊपर ये सारी परिचर्चा हो रही है, ये विदेश से हो रही है, और ये जो शेयर मार्केट पे इसके असर पड़ा है ये भी यहीं से आया। लेकिन इसके अंदर कुछ अब वर्ग ऐसा शामिल हो गया, जैसे भारत के ऊपर हमला बताया जा रहा है, अडानी साहब के ऐबों को छुपाया जा रहा है। लेकिन ये इतने बड़े हैं कि क्योंकि विदेश के अंदर वो अपने राजनीतिक स्वार्थ से इसे देर सवेर जारी कर रहे हैं, इनका टाइमिंग इनकी राजनीति को बता रहा है, लेकिन उनकी ईमानदारी है कि वो इस चीज को छुपा नहीं सकते। उनके यहाँ ये पारदर्शिता है, और वो अपनी सरकार के ऊपर भी नजर रखते हैं, अपने व्यापारियों के ऊपर भी नजर रखते हैं। अब इनके पास, अडानी साहब के पास जितने बड़े लेवल पे ये घोटाला निकल रहा है, इनके द्वारा किया गया ये मैनिपुलेशन निकल रहा है, उसमें कुछ चीजें इतने मोटे तौर पे साफ हैं कि जो ये बताती हैं कि ये एक आर्थिक अपराधी है। नॉर्वे में म्यूचुअल फंड है, उन्होंने उसे ग्रीन एनर्जी में इन्वेस्ट करने के लिए लगाया है। ग्रीन एनर्जी का भारत में सबसे बड़ा खिलाड़ी अडानी साहब हैं। उन्होंने कोयले में पेंशन फंड को, नॉर्वे ने पेंशन फंड को कोयले में लगाने से मना कर रखा है। ये उनके कानून में लिखा हुआ है, उनकी शर्तों में लिखा हुआ है। और हिंदुस्तान में सबसे बड़ा कोयले का भी खिलाड़ी गौतम जैन है। ऑस्ट्रेलिया की खदानों में ये नॉर्वे के पेंशन फंड को, जो ग्रीन एनर्जी के लिए था, उसे भी कोयले के अंदर लगा रहे। आज ऑस्ट्रेलियन पेंशनर्स का फंड भी इसके अंदर इनके ऊपर लगने के बाद घपले में आया है, उन्हें भी चिंता हो रही है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो ये साफ साफ बताती हैं कि भारत की सरकार कुछ छुपा रही है, वो निष्पक्ष जांच नहीं कर रही, क्योंकि इसके राजनीतिक असर होंगे। दूसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो कुछ ये हुआ है, वो आर्थिक तौर पे जो गलत बता रहे हैं, नियमों के विरुद्ध बता रहे हैं, नियत खराब बता रहे हैं, उसे इमोरलिटी में जोड़ रहे हैं, एथिक्स के खिलाफ जोड़ रहे हैं, तो उनकी ये सारी बातें सही हो सकती हैं, लेकिन उनकी टाइमिंग ये बता रही है कि वो इस वक्त अडानी के ऊपर आर्थिक हमला ना करके उसके रूप में भारत पे एक राजनीतिक हमला कर रहे हैं। इसके लिए दोषी कौन है? इस लूटपाट में जो पिछले 8 साल के अंदर लूट करने की छूट गौतम जैन साहब को मिली, उसके अंदर वो ये भूल गए कि उन्होंने इतनी तेजी मचाई, वो ये भूल गए कि उन पे नजर रखने वाली एजेंसीज हैं जो यहां नहीं है तो विदेश हैं, और जब ये विश्व के बड़े खिलाड़ी बन गए तो उन्हीं के नजर में आएंगे। हमने तो इन्हें बन जाने दिया। ये कमी किसकी थी? अगर ये इतने महत्वपूर्ण और मजबूत बना दिए गए थे, इस स्तर पर ला दिए गए थे कि इनको चोट पहुंचाने से भारत की राजनीति पर और भारत के हितों पर भी चोट पड़ेगी, तो ये कमी किसकी थी? हमारे ऊपर देखिए, युद्ध, दुनिया में युद्ध चल रहा है, अभी युद्ध बढ़ेगा। युद्ध का एक आयाम आर्थिक युद्ध भी होता है। तो ये लापरवाही जो बरती गई कि जिसने भारत को राजनीतिक रूप से युद्ध के क्षेत्र में उसके आर्थिक आयाम को इस तरीके से खुला छोड़ दिया कि उस पर कुछ लोगों ने चोट मार के भारत के ऊपर एक चोट करी, तो इसके लिए दोषी कौन है? इसके लिए दोषी है यहाँ की राजनीतिक सत्ता। अब आपको तय करना है कि आप इसके अंदर
पूरी जानकारी करने के बाद, आपके पास भी मोबाइल है, आपके पास भी बहुत सारे चैनल्स आते हैं, उनको ध्यान से देखिए और सुनिए और उसके बाद ये बात तय करिए कि आप इसमें क्या फैसला देंगे। आप इसमें पार्टी नहीं है, जज हैं। ए वर्सेस बी नहीं है, ना आप ए हैं ना बी हैं, ना आप बीजेपी हैं ना कांग्रेस है, ना आप अडानी है ना उसके विरोधी है, ना आप इसके अंदर गोदी मीडिया है, ना आप इसके अंदर सोशल मीडिया है। आप जज हैं। तो जज की हैसियत से ही इस मुकदमे को सुनने के बाद आप अपना निर्णय कमेंट में दें। दूसरी बात मैं बहुत छोटी सी इस वक्त कहूंगा कि अभी एक कंट्रोवर्सी हुई कि पवन खेड़ा कांग्रेस के प्रवक्ता के मुंह से नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी जी का नाम लेते हुए वो नरेंद्र भाई गौतम दास अडानी निकल गया या मोदी निकल गया। तो इसके ऊपर आसाम के अंदर एक एफआईआर हो गई। उसने दिल्ली पुलिस को अलर्ट कर दिया। दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट पे उस हवाई जहाज को रोक के, जिसके अंदर कांग्रेस के बहुत सारे नेता थे जो कि छत्तीसगढ़ अधिवेशन में जा रहे थे, उनको रोका और उसमें से डी प्लेन करके पवन खेड़ा को गिरफ्तार किया। ये बात सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने मेंशन की गई। उन्होंने इसकी गंभीरता को समझते हुए तत्काल उसकी सुनवाई करी और इंटरिम बेल दे दी। सोशल मीडिया पे एक पार्टी विशेष के, एक विचारधारा विशेष के लोगों ने इस जल्दी के ऊपर ऐतराज करना शुरू कर दिया, इसके विभिन्न मतलब निकालने शुरू कर दिए। लेकिन आप एक बात बताइए कि ऐसा कौन सा ये सीरियस मैटर था कि जिससे इतनी भावनाएं आहत हुई कि असम के अंदर एफआईआर होती है, तत्काल दिल्ली पुलिस को आगाह किया जाता है, वो बहुत बड़ी पुलिस फोर्स लेके एयरपोर्ट पे पहुंच जाते हैं, हवाई जहाज को रोक लेते हैं और इस नेता को उतार लेते हैं, पवन खेड़ा साहब को ये उतार लेते हैं। तो ऐसी कौन सी इमरजेंसी आ गई थी? ये सत्ता का दुरुपयोग था। भारत के संविधान के अंदर फंडामेंटल राइट्स, मूलभूत अधिकारों का एक पूरा चैप्टर है। अब हम लोगों ने संविधान तो बहुत सारे लोगों ने नहीं पढ़ा है। मेरी मजबूरी कि मेरा पेट उससे जुड़ा हुआ था एक वकील होने के नाते, तो मुझे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भारत का संविधान पढ़ना ही पड़ता। तो उसके अंदर फंडामेंटल राइट्स का जो सबसे बड़ा शत्रु है, जो सबसे सशक्त शत्रु है, वो है राज्य। जब राज्य इस तरीके की हरकत करेगा और अगर ये संज्ञान में चीफ जस्टिस के डायरेक्ट आया है तो क्या उसे कार्रवाई नहीं करनी चाहिए थी? भारत का संविधान, उसका गार्जियन है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, उसका अभिभावक, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो वहां का मुखिया होने के नाते अगर उसके संज्ञान में यह बात आती है, उसने तत्काल इस कार्रवाई को करा, तो इसके लिए मैं ये समझता हूं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई। अभी सोशल मीडिया ने अचानक कहना शुरू कर दिया कि ये वर्तमान चीफ जस्टिस तो महानायक हैं, ये तो देश को एक ऐसा सा चीफ जस्टिस मिल गया है जो सरकार के सामने झुक नहीं रहा, दम नहीं रहा और उसको सैल्यूट करने लगे। देखिए, सैल्यूट बनता है उन किसानों को जिन्होंने काले कानूनों के विरुद्ध इस तानाशाह सरकार की नंगी लाठी और गोली के सामने अपनी छाती खोलकर 1 साल तक दिल्ली को घेरे रखा। उसके अंदर ऐसे भी हमारे को दृश्य देखने को मिले कि एक डीएम पानीपत में एक आईएएस ऑफिसर अपने पुलिस के मातहतों को ये कह रहा था कि एक भी किसान इस लाइन से बिना सिर फूटे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। तो सैल्यूट उन किसानों को था जो सिर फुड़वाने के लिए तैयार थे, गोली खाने के लिए तैयार थे, जिन पे कोई प्रोटेक्शन नहीं था, और वो राज्य के तानाशाहों से एकदम आमने सामने टकरा गए। चीफ जस्टिस का तो ये धर्म है, उसकी ड्यूटी है, उसका फर्ज है। अगर वो ये नहीं करता है तो फिर वो फेल हो जाता है। सैल्यूट बनता है तो बनता है उन किसानों को। ऐसी सैल्यूट बनता है तो सुभाष चंद्र दीक्षित को बनता है, जो बहुत कम संसाधन होते हुए, बहुत कम कानून की जानकारी होते हुए उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के भ्रष्टाचार और तानाशाही के खिलाफ भिड़ जाता है और सुप्रीम कोर्ट तक जाता है और इस टॉर्चर मिल से होकर गुजरता है। उसे हरा तो दिया जाता है, लेकिन उसकी बात सच थी, लेकिन उसने हौसला किया था लड़ने का, इसलिए सुभाष चंद्र दीक्षित को सैल्यूट बनता है। संजय सिंह को नहीं बनता। उसे तो कामयाब वकालत विरासत में मिली
और उसके जीवन का सौभाग्य था कि उसे सरताज अहमद जिलानी साहब का चैम्बर ज्वाइन करके उनके साथ रह के संविधान को समझने में, पढ़ने में और उसके अंतर्गत कार्य करने में उसको ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो सैल्यूट जो है वो संजय सिंह को नहीं बनेगा, सुभाष चंद्र दीक्षित को मिलेगा, क्योंकि उसके जीवन में ना तो विरासत में वकालत है कामयाब, और ना उसके पास वो उतने संसाधन थे, और ना उसके पास सरताज अहमद जिलानी साहब जैसा गाइड था जो जिसके भी जीवन में आए तो वो कम से कम। लेकिन संजय सिंह को तो सिर्फ त्याग करना था, लेकिन हौसला जो दिखाया था वो सुभाष चंद्र दीक्षित ने दिखाया था। ऐसे ही डी.वाई. चंद्रचूड़, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तो अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। उन्होंने पवन खेड़ा साहब के मसले पर जिस तरीके से कार्रवाई को करा, उससे बहुत दिन बाद मेरे दिल को इस बात की थोड़ी सी ठंडक पहुंची कि हाँ, कि कोई है जो जाग रहा है। सुप्रीम कोर्ट का प्रूडेंट जज है, प्रज्ञावान जज है, और उसने उसके संज्ञान में आई हुई चीज के ऊपर तुरंत कार्रवाई करते हुए, उसका संज्ञान लेते हुए जो कार्रवाई करी वो कानून और संविधान सम्मत थी। लेकिन सैल्यूट बनेगा उन किसानों के लिए, हमारे आपके अभी आम जनता के लिए नहीं बनेगा, क्योंकि अभी हम सोए हुए हैं। तो मेरे दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट अभी जिंदा है, कानून अभी जिंदा है, और हमें चाहिए कि हम अपनी आवाज बुलंद करें इस विषय में। नहीं तो ऐसे लोग बहुत सारे हैं जो PIL लेके, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लेके सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं कि अडानी पे छपने वाली खबरों को रोका जाए। ना वो PIL का मतलब जानते हैं, ना वो ये जानते हैं कि अदालत इसमें क्या कर सकती है, क्या नहीं कर सकती। वो खारिज भी, उनके ऊपर पेनल्टी भी पड़ी, लेकिन फिर भी वो हिम्मत कर रहे हैं वहां तक जाने की। गलत लोग तो वहां तक जाने की हिम्मत कर रहे हैं, और सही लोग, आप जज होके इस बात में फैसला करिए कि आपकी जो भूमिका है, क्या वो भारत के एक देशभक्त नागरिक की, एक जागरूक नागरिक की है। आगे की बातें आगे के एपिसोड में करेंगे। जय हिंद, जिए हिंदुस्तान।